और गुरु महाराज का आशीर्वाद हुआ। 2024 में लोकसभा का चुनाव आया। देश के बड़े बड़े गठबंधनों ने मेरे खिलाफ प्रत्याशी उतारे। सब लोग वहां पहुंचे, मुझे बुरा भला कहा, बहुत आरोप लगाए, लेकिन जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, वोट दिया, नोट दिया, लड़ने की हिम्मत दी, मेरा हाथ पकड़ा। और जब मैं चुनाव परिणाम आया 4 जून को, तो मैं 1.5 लाख वोटों से जीता। जब मैं जीता तो मेरी समझ में आया कि अगर कोई ईमानदार से किसी की लड़ाई लड़ता है तो जनता उसका साथ देती। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप दिल से हाथ उठाना और मुझे बताना, क्या आप इस जिंदगी में खुश हो? जिस तरह की सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, क्या आप इसमें खुश हो? जोर से हाथ उठा के मुझे बताओ, खुश हो? क्या भारत की जनता यही डिजर्व करती है? मैं आपको 2-3 चीजें समझाना चाहता हूं। मैं 2-3 चीजें आपको समझाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेताजी का नहीं करते हैं इसका। अगर आर पार से आपका जीवन बदल जाता तो मैं किसान परिवार का बेटा हूं तो आर पार भी कर देता, लेकिन मैं संवैधानिक व्यवस्था में हूं। ना मैं संविधान विरोधी कोई बात कहता हूं, ना मैं संविधान के विरोध में जाकर कोई काम करता। ये संविधान है जिसने हमें बराबर के हक अधिकार दिए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिया, अवसर दिए। मेरी बात पे गौर करना। जो लोग फोन चला के वीडियो बनाए उनको भी कह रहा हूं, जब मास्टर कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो जो बच्चे इधर उधर देख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, पेपर में जब वो सवाल आता है तो उनके समझ में उत्तर नहीं आता। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कुछ भी लिखाते हैं और मास्टर नंबर भी 0 दे देता है। फिर कहते हैं मास्टर ने फेल कर दिया। जब मास्टर पढ़ा रहा होता तब उनका ध्यान कहीं और होता है। आपको नहीं पता, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं 99% लोगों को नहीं पता हो। आपके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप टैक्स भरते हैं। क्या भरते हैं? मैं आपको बता देता हूं। सुबह उठते सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? महिलाएं चाय बनाने का काम करती हैं, मगर वो भी मंजन वंजन करके करती हैं। ऐसी तो नहीं है कोई जो बिना मंजन किए चाय बनाने चली जाती है। हाँ, इसलिए सुन लो, सबसे पहला काम करते हैं, खुद को साफ करने के लिए ब्रश करते हैं। वो जो ब्रश हम खरीदते हैं उस पे हम लोग टैक्स देते हैं। वो जो हम पेस्ट खरीदते हैं उस पे हम लोग टैक्स देते हैं। फिर हम लोग अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, जो शैम्पू हम लोग यूज करते हैं उस पे हम लोग टैक्स देते हैं। जो साबुन हम यूज करते हैं उस पे हम लोग टैक्स देते हैं। जो बॉडी लोशन हम लोग यूज करते हैं उस पे हम लोग टैक्स देते हैं। जो चप्पल पहन के हम बाथरूम तक जाते हैं उसको जब हम खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। जिन कपड़ों को हम पहनते हैं सुबह के, दोपहर के, शाम के, उन सब पे खरीदते वक्त हम टैक्स देते हैं। जो हम यात्रा करते हुए कहीं घर से निकल के जो नाश्ता करते हैं उसी पे आ जाओ। मेरी बहनें गए चाय की पत्ती का पैकेट खरीदते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं। जब हम खाने का कोई सामान, बिस्कुट, नमकीन खरीदते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं। जब हम घर से नाश्ता करके निकलते हैं, कहीं सफर करते हैं, तो हम किराया देते हैं। उस किराए में भी टैक्स होता है। इसको नहीं पता, इसको नहीं पता भाई को, उसमें भी टैक्स होता है अलग से, किराए के साथ में। फिर जहां जाते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, कोई भी काम करते हैं, हर चीज में हम टैक्स देते हैं। 2 पहियों की गाड़ी खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, 4 पहियों की गाड़ी खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, सड़क पे चलते हैं टोल टैक्स देते हैं, पेट्रोल डीजल डलवाते हैं तो सेस देते हैं। बच्चों के लिए कुछ सामान लेके आते हैं इस देश में, जो बच्चा कोख में होता है उसके लिए कोई सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। जब वो पैदा होता है उसकी दवाइयों पर टैक्स देते हैं। हम जितना कमाते हैं उसका 70-80% टैक्स में सरकार को वापस करते हैं। यानी कि सरकार हमारे टैक्स के पैसे चलती है। आप टैक्स देते हो, सरकार का बजट बनता है, उस बजट से सरकार योजनाएं बनाती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं,
8,08,736 करोड़ रुपए के बजट से आपके जिले को कितना बजट मिला जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव हो सके, आप मुझे बताओ। नहीं पता आपको? नहीं पता आपको, क्योंकि आपका ध्यान इस तरफ नहीं है। आपका ध्यान इस तरफ नहीं है। आप तो मसीहा को ढूंढ रहे हो कि कोई मसीहा आएगा, आपका जीवन बदलेगा, इस लड़ाई को लड़ेगा। नहीं, ये राजतंत्र में हो सकता था कि कोई आ जाए बहादुर योद्धा और वो लोगों की जिंदगी बदल दे, नायक बन जाए। लोकतंत्र में तो जनता जिसको ताकत देती है वो नायक बनता है। इस क्षेत्र में बड़े बड़े नेता दिए, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता दिए इस क्षेत्र ने। इस क्षेत्र ने ही और बड़े बड़े नेता दिए। मैं तो एक छोटा सा सिपाही, मैं आपसे बहुत ईमानदार से कह रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा वकील हूं। एक मौका आपको चंद्रशेखर आजाद को देना चाहिए, और इसलिए देना चाहिए कि जब तक आप किसी को आजमाओगे नहीं तो आपको नहीं पता लगेगा कि ये आदमी क्या कर सकता है। मेरी उम्र 40 साल है। मैं भी अगर सदगुरु महाराज अखंड ज्योति सदगुरु समनदास जी महाराज का आशीर्वाद हुआ तो मैं 20 साल तो कम से कम जी जाऊंगा, क्योंकि जिस दिन मुझे गोली लगी मुझे पता लगा कि अभी मैं मरने वाला नहीं। अगर मरने वाला होता तो उसी दिन मर जाता। आप समझते हो ना? लोग खांसी जुकाम कोरोना में मर गए, मैं कोरोना में लोगों को अस्पताल लेके जाता रहा, मैं तब नहीं मरा। तो मुझे समझ आया कि अभी कुदरत ने मुझे इसलिए जिंदा रखा है कि उसको मुझसे काम लेना, और वो काम ये है कि जब तक आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी और आपके हालात नहीं बदलेंगे मैं कहीं जाने वाला नहीं। अब लड़ाई है कि इस लड़ाई को हम चंद लोग अकेले लड़ें या आप हमारा साथ देंगे। अगर आप हमारा साथ दोगे, लोकतंत्र में सर्वकीमत होती, तो मैं आपको विश्वास दिला कहना चाहता हूं, आज मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, मैंने 12-15 काम बताए हैं। जब हम पावर में आएंगे हम क्या करेंगे। हमारे कार्यकर्ता 1-2 दिन बाद यहां मीटिंग में आएंगे, आपको एक एक चीज बताएंगे, घर घर जाएंगे। मैंने उन्हें नारा दिया है, आप भी सुन लो, उनको भी दोहरा देता हूं। गांव गांव चलो, पांव पांव चलो। पांव पांव क्यों, उसको भी बता रहा हूं। मैं जानता हूं हमारे सारे कार्यकर्ताओं पे गाड़ी घोड़े नहीं, कुछ कार्यकर्ता बहुत मेहनती हैं लेकिन उस तरह के साधन नहीं। तो मेरे दिल में उनका भी इतना ही सम्मान है जिन कार्यकर्ताओं पे साधन नहीं है, और जिन पे साधन है उनका भी इतना ही सम्मान। लेकिन जिन पे साधन कम है उनको किसी दूसरे के साधन का इंतजार नहीं करना। उनको घर से निकलना है, डायरी पेन उठाना है, गांव में जाना है, हर घर तक पहुंचना है, हर घर में जाके अपनी बात रखनी है, लोगों को समझाना है किस तरह सरकारें उनकी जेब काट रही है, किस तरह सरकार उनके हक की कमाई पे, मेहनत कमाई पे डकैती डाल रही है, किस तरह सरकार उनको गरीब से गरीब कर रही है, किस तरह अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये बात उन तक पहुंचानी है और उनको कहना है कि वो एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को थे। आज आपने लाइब्रेरी खोली, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, हम सरकारी स्कूलों का इलाज करेंगे। क्या करेंगे? अब आप कहोगे इलाज तो अस्पतालों में होता है, स्कूलों कैसे इलाज हो सकता है? तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि आपके स्कूल बीमार है। बीमार कैसे हैं? उनकी छत देखना टपक रही है, उनकी दीवारें देखना सीमेंट उखड़ा हुआ है, उनमें जो वो डाला हुआ है सामान, मेज कुर्सियां, उनकी हालत खराब है। टीचर्स पूरे नहीं है। एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक टीचर चाहिए, जहां 5 टीचरों की जरूरत है वहां एक टीचर है। इसलिए आपके स्कूल बीमार है। पंखा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आपके बीमार स्कूलों को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से भविष्य निर्माण होता है, यहीं से नींव रखी जाती है। प्राइमरी स्कूल इनका इलाज करके ठीक करना है हमें।